बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 4 फरवरी 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि बिहार में बहुमत परीक्षण से पहले फंस गया पेंच, बिहार में सच होगी तेजस्वी की भविष्यवाणी। सिर्फ 2 साल में महिलाओं को लखपति बना देगी सरकार की ये अनोखी योजना, जाने इससे जुड़ी हुई हर जरूरी जानकारी। के पाठक ने कर दिया वो काम जो 75 साल में कभी नहीं हो सका, बिहार के बच्चे हमेशा रखेंगे याद। जीतन राम मांझी को कांग्रेस ने दिया सीएम पद का ऑफर, बिहार की राजनीति में मची खलबली। नीतीश कुमार ने अपने ही पास रखा गृह विभाग, सम्राट चौधरी को वित्त वाणिज्य सहित इन विभागों की दी जिम्मेदारी। देखिए कैबिनेट मंत्रियों की पूरी सूची, आगे आपको बताएंगे पूरी डिटेल्स। एनडीए की सत्ता आते ही नीतीश सरकार ने बिहार में कर दिया बड़ा ऐलान, अब मरीजों को इस काम के लिए हर महीने मिलेंगे 18,000 रुपए। बड़े संकट में फंसे सीएम नीतीश, मंत्रियों के विभाग बंटवारे पर विवाद गहराया, जल्द ही दिल्ली जा सकते हैं मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार का बड़ा फैसला, बिहार में अब इन लोगों को भी मिलेगा बेरोजगारी भत्ते का फायदा। पटना और छपरा समेत इन 4 जिलों की हवा हुई खतरनाक, 340 के पार पहुंचा AQI। प्रदूषण, प्लास्टिक और फिर ब्यूटी प्रोडक्ट्स के केमिकल बढ़ा सकते हैं कैंसर का जोखिम, जाने पूरी डिटेल्स। बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान को जब पद से हटा दिया तो नीतीश कुमार को दोबारा सीएम क्यों बनाए, किसने कही ये बातें, आगे आपको बताएंगे विस्तार से। मुझे तो सीएम बनाया जा रहा था, अब अन्याय तो मत करो, जीतन राम मांझी बनाने लगे नीतीश कुमार पर दबाव। महज 5% लोग वोटिंग को फर्ज मानते, चुनाव आयोग के सर्वे में चौंकाने वाले खुलासे। दर्द, बुखार और शुगर समेत ये 39 दवाइयां हुई सस्ती, मोदी सरकार ने दी बड़ी राहत। 29 रुपए किलो चावल, सरकार ने चावल की कीमत पर लिया अब तक का सबसे बड़ा फैसला, जाने किसको मिलेगा भारत राई। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने के फैसले पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया, जाने क्या कहा। किसान हो जाएं अलर्ट, प्रभावित हो सकती है गेहूं की फसल, इन राज्यों में तापमान बढ़ने का अनुमान। प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, ब्रांडेड कंपनी के नकली कपड़ा फैक्ट्री का भंडाफोड़, लाखों रुपए के कपड़ा और नकली रैपर जब्त। दोस्तों बात करेंगे विस्तार से। तो बात करते हैं कि बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है, ऐसा काम कर दिया है जिसे कोई अधिकारी अभी तक नहीं कर पाए हैं। उन्होंने बिहार के छात्रों के हित में बड़ा फैसला लिया है, वो फैसला लिया है जो आज तक 75 सालों में कोई नहीं किया है। दरअसल बिहार के किसी भी स्कूल में बच्चे अब फर्श पर बैठ करके पढ़ाई नहीं करेंगे। जब शिक्षा विभाग सभी स्कूलों में 1 अप्रैल से पहले बेंच डेस्क की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। दरअसल ज़्यादातर प्राथमिक और फिर मध्य विद्यालयों में छात्र छात्राओं की संख्या के अनुसार बेंच डेस्क का अनुभव है। कई स्कूलों में तो बेंच डेस्क ही नहीं है। ऐसे स्कूलों में बच्चों ने कड़ाके की ठंड में बोरा और फिर प्लास्टिक की चादरों पर बैठ करके पढ़ाई पूरी की है। ये समस्या शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक तक पहुंची तो फिर उन्होंने इसे प्राथमिकता के आधार पर दूर करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। दोस्तों बिहार में एनडीए की सरकार तो बन गई है, लेकिन अभी फ्लोर टेस्ट होना बाकी है। इसके साथ ही मंत्रिमंडल का विस्तार अभी नहीं हुआ है। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले ही हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय संरक्षक जीतन राम मांझी ने काफी बड़ा बयान दिया है, जिसको लेकर के अब सुर्खियों में आ गए हैं। आपको बता दूं कि हम के संरक्षक जीतन राम मांझी 2 मंत्री पदों के लिए मांग कर रहे हैं। वहीं जीतन राम मांझी को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस ने जीतन राम मांझी को सीएम पद के लिए ऑफर दे दिया है।
जहां अखिलेश प्रसाद सिंह ने मांझी को बड़ा ऑफर दिया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह से जब सवाल पूछा गया है कि वो एनडीए सरकार में 2 सीटों की मांग कर रहे हैं, इस पर अखिलेश प्रसाद सिंह ने जीतन राम मांझी को खुला ऑफर दे दिया। उन्होंने कहा कि वे हमारे साथ आ जाए, हम उन्हें सीएम बनवा देंगे। इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में कयासों का दौर शुरू हो गया है। वहीं इस प्रकरण पर आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि सभी बातों को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। जहाँ तेजस्वी यादव चौंकाने के लिए ही जाने जाते हैं, जहाँ उन्होंने तो स्पष्ट कर दिया है कि अभी खेल बाकी है। आपको बता दें कि महागठबंधन से अलग होने के बाद सीएम नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो गए हैं। इस नई सरकार में बीजेपी की ओर से 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष संतोष सुमन ने भी मंत्री पद की शपथ ले ली है। इसके साथ ही निर्दलीय विधायक सुमित सिंह ने भी मंत्री पद की शपथ ले ली है। वहीं अब मंत्रिमंडल विस्तार से पहले जीतन राम मांझी ने 2 मंत्री पद की मांग की है। दोस्तों, नीतीश कुमार के पाला बदलने के बाद अब सभी को मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार है। कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार में पेच फंसा हुआ है। लेकिन इस बीच एजुकेटर ऑफ बिहार नाम के अकाउंट से नीतीश कुमार कैबिनेट के मंत्रियों के विभागों की जानकारी दी गई है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने मंत्रियों को विभागों का बंटवारा कर लिया है। एजुकेटर ऑफ बिहार ने पूरे मंत्रिमंडल की सूची जारी कर दी है। आपको बता दें कि अभी तक सरकार की ओर से इस मामले में आधिकारिक जानकारी नहीं आई है। वहीं पर एजुकेटर ऑफ बिहार की ओर से पोस्ट की माने तो नीतीश कुमार ने अपने पास सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी और फिर निर्वाचन विभाग रखे हैं। वहीं पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को वित्त, वाणिज्य, नगर एवं आवास, स्वास्थ्य, खेल, पंचायती राज, उद्योग एवं मत्स्य, पशुपालन, खेल और फिर विधि विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। दोस्तों, बिहार सरकार किडनी ट्रांसप्लांट कराने वाले बिहार के रोगियों को दवा खरीदने के लिए महीने में 18,000 रुपए देगी। जी हाँ, राज्य में यानी कि बिहार में गरीब मरीजों को किडनी ट्रांसप्लांट के लिए मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से 3 लाख रुपए अनुदान दिया जाता है। मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष का लाभ उन मरीजों को मिलता है जिनकी सालाना वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से भी कम होती है। यह सरकारी सहायता मिलने के बाद ऐसे गरीब मरीजों का किडनी ट्रांसप्लांट तो हो जाता है, पर पैसों के अभाव में वे नियमित दवाओं का सेवन नहीं कर पाते हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस प्रकार के मरीजों को दवा खरीदने उपलब्ध कराने के लिए निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएं और फिर संबंधित विशेषज्ञों द्वारा आवश्यक दवाओं की सूची तैयार की गई है। बाजार मूल्य के आधार पर पाया गया है कि प्रति रोगी हर माह 18,000 रुपये की दवाई की जरूरत होती है। यह सरकार ने लाभुकों से प्राप्त विवरणी और फिर उससे संबंधित आवेदनों पर मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से 2,16,000 अनुदान की स्वीकृति की गई है। और दोस्तों, सरकार की स्कीम चलती है। इस स्कीम से 2 साल में महिलाओं को लखपति बना देगी। जी हाँ, महिलाएं 2 साल में लखपति बन सकती है। आपको बता दें कि बजट 2023 में शुरू की गई ये योजना एक बार फिर से अवसर प्रदान करती है और अप्रैल 2023 से मार्च 2025 तक 2 सालों के लिए उपलब्ध है। जब किसी भी भारतीय महिला को, चाहे वह भी किसी भी उम्र के हो, योजना के तहत खाता खोलने और फिर निवेश करने का अवसर मिलता है। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र महिलाओं और फिर लड़कियों के बीच बचत और निवेशकों को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई एक पहल है। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र के द्वारा आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। योजना के तहत महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र पर निवेश करने पर आयकर अधिनियम की धारा 80 के तहत छूट मिलती है। योजना के तहत अर्जित ब्याज पर कर देय होता है। इसका मतलब यह है कि टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट के विपरीत आपको उसके ब्याज पर टैक्स लाभ नहीं मिलता है। जब ब्याज आय पर टीडीएस काटा जाता है। यह योजना 7.5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देती है, जो हर तिमाही में चक्रवृद्धि होती है और फिर लेकिन परिपक्वता पर ब्याज और पूरा मूलधन मिलता है। अगर आप महिला सम्मान बचत पत्र में 2 साल के लिए 2 लाख रुपए निवेश करते हैं तो फिर मैच्योरिटी पर आपको 2,32,000 रुपए मिलेंगे। जहाँ ये एफडी की तरह काम करता है, जहाँ आप अपने नजदीकी डाकघर में जाकर के खाता खोलने के लिए फॉर्म जमा कर दें। इसके अलावा आपको केवाईसी दस्तावेज यानी कि आधार और फिर पैन कार्ड भी देना होगा। जहाँ आपको चेक के साथ साथ पे इन स्लिप भी देनी होगी। जहाँ महिला सम्मान प्रमाण पत्र देश के कई बैंकों में उपलब्ध है। दोस्तों, बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक कि बिहार में आज से 6 फरवरी तक कई जिलों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होने की संभावना है। इसको लेकर के मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जारी कर दिया है। खबर के अनुसार मौसम विभाग ने पटना समेत बिहार के करीब 31 जिलों में 4 से 6 फरवरी के बीच बारिश होने की संभावना जताई है, जिससे बिहार के कई जिलों में तापमान 2 से 3 डिग्री तक नीचे जा सकता है और ठंड में वृद्धि हो सकती है। आपको बता दें कि 3 फरवरी को पश्चिमी विक्षोभ दस्तक देने वाला है। इससे पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होगी। जैसा
साथ ही साथ बिहार के कई जिलों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है और फिर लोगों को सुबह और शाम में तेज ठंड महसूस होगा। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण बिहार में बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। इससे तापमान में हल्की गिरावट आएगी। हालांकि राज्य में यानी कि बिहार में अभी शीत दिवस जैसी स्थिति का पूर्वानुमान नहीं है और फिर कुछ दिन बाद लोगों को ठंड से राहत मिलेगी। दोस्तों, बिहार में 28 जनवरी 2024 को नीतीश कुमार ने राजद से नाता तोड़ लिया और एक बार फिर से एनडीए से अपना दामन जोड़ लिया। इसके बाद लगभग एक सप्ताह गुजरने को है, लेकिन ना तो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है और ना ही सीएम नीतीश कुमार के साथ शपथ लेने वाले 8 मंत्रियों को उनका विभाग आवंटित किया गया है। इसके बाद अब जीतन राम मांझी ने भी इशारों में बड़ी बात कह डाली है, जिसके बाद अब सियासी गलियारों में कई तरह के कयास लगाने जाने शुरू हो गए हैं। लोगों द्वारा अब ये सवाल किया जाना शुरू किया गया है कि क्या सत्ता से दूर होने के बाद तेजस्वी यादव की भविष्यवाणी सच होगी। दरअसल इस साल बिहार में 28 जनवरी 2024 यानी कि रविवार के दिन बहुत बड़ा सियासी खेला देखने को मिला। नीतीश कुमार ने इस दिन 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और फिर आरजेडी को बहुत बड़ा झटका लगा। क्योंकि राजद जहां से इस बार एक साथ मिलकर के लोकसभा चुनाव लड़ने की प्लानिंग कर रही थी, तो वही नीतीश कुमार ने इस पूरे प्लान को फेल कर दिया। लेकिन इसके बाद तेजस्वी यादव की तरफ से जो बातें कही गई है वह अपने आप में एक बड़ा संकेत माना जा रहा था। तेजस्वी यादव ने कहा था कि बिहार में अभी खेला होना बाकी है, अभी तो इसकी शुरुआत भी नहीं हुई है। इसके बाद अब तेजस्वी यादव की किया गया बातें थोड़ी बहुत खुल करके सामने आने लगी है। वो ऐसे कि बीते कल एनडीए में शामिल जीतन राम मांझी ने एक बहुत बड़ा दावा खेला है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि बिहार में नई सरकार का गठन हुआ है, नई सरकार में हमारी पार्टी से एक नेता को मंत्री पद दिया गया है, लेकिन हमें लगता है कि हमारी पार्टी को एक और मंत्री पद देना चाहिए। यदि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ तो फिर ये अन्याय होगा। इतना ही नहीं, जीतन राम मांझी ने एक और बड़ा खुलासा किया है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि उन्होंने रजत की तरफ से मुख्यमंत्री बनने तक का नेता दिया गया था। इतना ही नहीं, जीतन राम मांझी ने एक और बड़ा खुलासा किया है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि उन्हें आरजेडी की तरफ से मुख्यमंत्री बनने तक का न्योता दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी वे इधर से उधर नहीं हुए, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि एनडीए में उन्हें उचित सम्मान दिया जाएगा। ऐसे में अब नीतीश कुमार या फिर एनडीए के लिए जीतन राम मांझी बहुत बड़ा सिरदर्द बन गए हैं। दोस्तों, मोदी सरकार ने मरीजों को बहुत बड़ी राहत दी है। जब मोदी सरकार ने दर्द, बुखार और शुगर समेत 39 दवाइयों की कीमतें कम कर दी है, जब 39 दवाओं की कीमत सस्ती कर दी है। आपको बता दूं कि आम लोग किसी भी बीमारी से निपटने में परेशान रहते हैं। कोरोना महामारी के बाद देश में दवाओं के दाम और मेडिकल का खर्च दोगुने दाम से भी ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन अब इस मोर्चे पर मोदी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। जी हाँ, जिस कारण शुगर, दर्द, बुखार, हार्ट, जोड़ों के दर्द, विराक तेल, इन्फेक्शन की दवाएं सस्ती होगी। मिल रही जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने 39 फॉर्मुलेशन के दाम तय किए हैं। इसके साथ ही 4 स्पेशल फीचर्स उत्पादों को भी मंजूरी मिली है। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा अंतरिम बजट पेश करने से पहले लोगों को इस मोर्चे पर काफ़ी उम्मीद थी। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने दवाओं की कालाबाजारी रोकने के लिए 39 फॉर्मुलेशन के दाम तय किए हैं। एनपीपीए ने अधिसूचना जारी करके बताया है कि कौन सी दवाएं इस सूची में शामिल की गई है। इसमें डायबिटीज़, पेन किलर, बुखार और हार्ट, जोड़ों के दर्द की दवाएं अब सस्ती होगी। इसके अलावा 4 स्पेशल फीचर्स उत्पादों को भी मंजूरी दी गई है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के दिग्गज नेता और देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया जाएगा। इस पर महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा ने कहा है कि उन्होंने तो सुना था कि मोहन भागवत को भारत रत्न दे रहे हैं। उन्होंने एलके आडवाणी को शुभकामनाएं दी है और साथ ही कहा कि मोहन भागवत को भी भारत रत्न दिया जाएगा। वहीं संदीप दीक्षित ने भी शुभकामनाएं दी है और कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी हर काम राजनीतिक फायदे के लिए ही करते हैं। कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा है कि एलके आडवाणी को यानी कि लाल कृष्ण आडवाणी को सरकारी सम्मान दिया है, लेकिन 10 सालों में वास्तविक सम्मान नहीं दिया गया। पीएम मोदी उन्हें मंचों पर नजरअंदाज करते रहे, उन्हें राष्ट्रपति नहीं बनाया गया। दोस्तों, फरवरी का महीना शुरू हो चुका है और उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में ठंड अभी भी बरकरार है। वैसे तो सामान्य तौर पर अब तक ठंड तो कम हो जाती थी, लेकिन ठंड में और इजाफा हो रहा है, जिससे गेहूं का उत्पादन करने वाले किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि ठंड और शीतलहर गेहूं के लिए फायदेमंद है, जिससे उत्पादन बढ़ जा सकता है। यही वजह है कि इस साल बम्पर गेहूं उत्पादन की उम्मीद लगाई जा रही है। हालांकि सरकार को चिंता है कि अगर अचानक मौसम परिवर्तित हो जाए और तापमान बहुत बढ़ जाए तो फिर गेहूं पर असर पड़ सकता है। अगर ऐसा होता है तो फिर देश को गेहूं का आयात करना पड़ेगा ताकि मांग को पूरा किया जा सके। बिजनेस स्टैंडर्ड्स रिपोर्ट्स के अनुसार गेहूं को लंबे समय तक
ठंड में रखने से उसके वानस्पतिक विकास में मदद मिलती है, लेकिन आगामी दिनों में तापमान में वृद्धि होने की आशंका है, जिससे फसल प्रभावित हो सकती है और उत्पादन घट सकता है। गेहूं अनुसंधान निदेशालय के निदेशक ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया है कि ठंड के कारण हमें सामान्य 3.5 टन प्रति हेक्टेयर की तुलना में थोड़ी बेहतर उपज की उम्मीद है। यही कारण है कि हम 144 मिलियन मीट्रिक टन के लक्ष्य को आसानी से पूरा कर सकते हैं। वहीं पर किसानों ने कहा है कि रोपण की धीमी शुरुआत के बाद ठंडे मौसम से फसल को मदद मिली है, लेकिन अप्रैल की शुरुआत तक मौसम की स्थिति अनुकूल रहने की ज़रूरत है। दोस्तों, राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने 600 करोड़ के जमीन घोटाले में पूछताछ के बाद गिरफ्तार हेमंत सोरेन को जमानत देने से इनकार कर दिया। इससे साफ है कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले में ईडी की कार्रवाई ठोस प्रमाण पत्र आधारित है। राजनीतिक कारणों से किसी को परेशान करने के आरोपों में कोई दम नहीं है। भ्रष्टाचार के मामले में जांच एजेंसियों की कार्रवाई के विरुद्ध ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल से लेकर के तेजस्वी यादव तक विपक्षी नेता भले ही राजनीतिक बयानबाजी करते हैं, लेकिन पिछले 10 सालों में इनमें से कोई ना कोई न्यायालय गया, न ही किसी को कानूनी राहत मिली। उन्होंने कहा है कि सारे विपक्षी नेताओं ने मिलकर के जब सुप्रीम कोर्ट से ईडी की कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए अपील की, तब न्यायालय ने इसे ये कहते हुए खारिज कर दिया है कि भ्रष्टाचार के मामले में राजनीतिक लोगों को राहत देने का कोई कानून नहीं है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार में मंत्री रहे मनीष सिसोदिया और संजय सिंह कई महीनों से जेल में क्यों हैं, उन्हें जमानत क्यों नहीं मिली है। दोस्तों, पटना जिले के बिहेटा में एक मकान में चल रहे ब्रांडेड कंपनी का रैपर लगाकर के नकली कपड़ा बनाने का भंडाफोड़ करते हुए जिलाधिकारी के आदेश अनुसार मजिस्ट्रेट अंचल अधिकारी मंजेश कुमार के नेतृत्व में छापेमारी करके लाखों रुपए का ब्रांडेड रैपर लगा हुआ कपड़ा को जब्त किया है। जब कंपनी के संचालक और फिर कर्मी छापेमारी के पहले मुख्य द्वार पर ताला लगा करके फरार होने में सफल हो गए। वहीं पुलिस ने मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में हथौड़ा से ताला तोड़ते हुए कंपनी के अंदर प्रवेश करते हुए जाँच पड़ताल शुरू किया। वहीं कंपनी के गोदाम के अंदर लगभग 1.5 दर्जन से ऊपर सिलाई मशीन सहित लाखों रुपए का ब्रांडेड रैपर लगा हुआ कपड़ा, ब्रांडेड कंपनी का रैपर सहित छिपाई करने वाले मशीन को जब्त किया है। बताया जाता है कि बिहेटा अलहनपुरा गांव के समीप चीनी मिल रोड में एक मकान के निचले तल्ला में नकली ब्रांडेड कंपनी की कपड़ा तैयार करके बाजार में बेचने की सूचना कंपनी के अधिकारियों को दिया गया था, जिसके बाद कंपनी के अधिकारियों ने इसकी सूचना जिलाधिकारी को दिया। जिलाधिकारी ने कार्रवाई करते हुए जिलाधिकारी के निगरानी में छापेमारी करके कंपनी को सील कर दिया है। दोस्तों, बिहार विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी अपने पद से त्याग पत्र देंगे या फिर मतदान का मुकाबला करेंगे, ये निर्णय 12 फरवरी को होगा। जहां उसी दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदन में विश्वास मत का प्रस्ताव पेश करेंगे। जहां उससे पहले चौधरी को पद से हटाने के लिए दी गई नोटिस की चर्चा होगी। जहां इसके बाद आसन पर उपाध्यक्ष या फिर कोई अन्य पीठासीन सदस्य बैठेंगे। इसी व्यवस्था में विश्वास मत की प्रक्रिया पूरी होगी। विश्वास मत में सरकार के जीत जाने के बाद भी चौधरी त्याग पत्र नहीं देते हैं तो फिर उन्हें हटाने के लिए मतदान होगा। जहां ये सब 24 अगस्त 2022 को तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा को पद से हटाने के तर्ज पर होगा। जब 12 फरवरी को राज्यपाल विधानसभा के विस्तारित सेंट्रल हॉल में विधानमंडल के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करेंगे। जहाँ इसके बाद विधानसभा और फिर विधान परिषद की अलग अलग कार्रवाई शुरू की है। विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी के आसन पर बैठते ही सत्तारूढ़ दल के सदस्य उठ करके कहेंगे कि अध्यक्ष को हटाने के लिए नोटिस दिया गया है, इसीलिए उनकी अध्यक्षता में सदन की कार्रवाई नहीं चल सकती है। उसके बाद अध्यक्ष आसन छोड़ करके चले जाएंगे। उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी की अध्यक्षता में सदन की कार्रवाई शुरू होगी, जहां उसी समय सरकार की ओर से विश्वास मत का प्रस्ताव पेश होगा और मतदान होगा। दोस्तों, बिहार में हवा लगातार खतरनाक होती जा रही है। जी हाँ, कल बिहार शरीफ एवं समस्तीपुर की हवा में वायु प्रदूषण की मात्रा बेहद खतरनाक स्तर पर रिकॉर्ड की गई है। जहाँ बिहार का सबसे अधिक प्रदूषण शहर छपरा रहा, जहाँ यहाँ पर वायु प्रदूषण की मात्रा 344 AQI रिकॉर्ड किया गया है। वहीं बिहार शरीफ में 340, समस्तीपुर में 321 एवं पटना में वायु प्रदूषण की मात्रा 318 AQI रिकॉर्ड किया गया है। जहाँ बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के अध्यक्ष DD के शुक्ला का कहना है कि धीरे धीरे बिहार में प्रदूषण की स्थिति सुधर रही है, परंतु कई शहरों में निर्माण कार्य के कारण स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अगले कुछ दिनों में मौसम में सुधार होने पर अन्य शहरों की स्थिति भी बेहतर होने की उम्मीद है।
दोस्तों, बिहार में सरकार बदल चुकी है। 28 जनवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए में शामिल होकर के बीजेपी के साथ 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। जब बीजेपी अब सत्ता में आ गई है और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता बनाते हुए उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। सम्राट चौधरी के उप मुख्यमंत्री बनने के बाद अब बीजेपी में नया प्रदेश अध्यक्ष बनने की भी चर्चा जोरों पर चलने लगी है। निश्चित रूप से सम्राट चौधरी को उप मुख्यमंत्री का पद मिलने के बाद प्रदेश अध्यक्ष का पद बीजेपी के किसी और नेता को मिलेगा। लेकिन वे नेता कौन होगा, इसके लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं के मन में संशय बना हुआ है। जहां अब चर्चा होने लगी है कि सम्राट चौधरी के बाद प्रदेश अध्यक्ष का कमान कौन संभालेगा, जब केंद्रीय नेतृत्व किस पर भरोसा करने वाला है, जब बिहार में बीजेपी का बागडोर देने वाली है, किसको देने वाली है। हालांकि इस पर अभी कोई भी नेता कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। जब बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कार्यालय के एक वरिष्ठ नेता ने नाम नहीं देने की शर्त पर कहा है कि प्रदेश अध्यक्ष के लिए भी अब चर्चा तेज हो गई है और दो चेहरे ऐसे हैं जो लगातार लगे हुए हैं कि प्रदेश अध्यक्ष का कमान उन्हें मिले। उनमें पिछड़ा समाज से आने वाले पूर्व मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, जबकि अति पिछड़ा समाज से आने वाले दीघा के विधायक संजीव चौरसिया है। ये दोनों प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए केंद्रीय नेतृत्व से सिफारिश भी करने लगे हैं और इसको लेकर के ये दोनों दिल्ली के कई नेताओं से संपर्क में लगे हुए हैं। दोस्तों, नए साल का दूसरा महीना शुरू हो गया है। हर रोज की तरह आज भी पेट्रोल डीजल की कीमत अपडेट हो गई है। आपको बता दें कि रोज सुबह 6 बजे कीमतें अपडेट हो जाती है। जैसे ही हम जानते हैं कि पेट्रोल डीजल की कीमत क्रूड ऑयल की कीमतों के आधार पर तय होती है। जब देश की सरकारी तेल कंपनियों यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और फिर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की इनकी कीमतों पर टैक्स, वेट, कमीशन आदि लगाते हैं। आपको बता दूं कि आज भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में अपडेट किया गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में आज पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। न ही दाम बढ़े हैं, न ही दाम घटे हैं। पर बिहार के पटना के बारे में अगर बात किया जाए तो पटना में 107 रुपये 24 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल बिक रहा है। वहीं पर डीजल के बारे में अगर बात किया जाए तो डीजल 94 रुपये 4 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को 2024-25 का अंतिम बजट पेश कर दिया है। इस बजट के केंद्र में महिला, गरीब, युवा तथा अन्नदाता किसान रहे। जहां अन्य क्षेत्रों की तरह कृषि के लिए भी इस बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है। जब बजट में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। जब बजट भाषण में श्रीमती सीतारमण ने किसानों को अन्नदाता बताते हुए कहा कि किसानों के लिए सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य में उचित रूप से समय समय पर वृद्धि की गई है। जब ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर जोर दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत हर साल सीमांत और छोटे किसानों सहित 11 करोड़ 80 लाख किसानों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पीएम फसल बीमा योजना के अंतर्गत 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा का लाभ मिलता है। जहां अनेक दूसरे कार्यक्रमों के अलावा इन उपायों से अन्नदाता को देश और फिर पूरी दुनिया के लिए अन्न पैदा करने में सहायता दी जा रही है। दोस्तों, प्रदूषण, प्लास्टिक और ब्यूटी प्रोडक्ट्स, केमिकल कैंसर का खतरा बढ़ा रहा है। जी हाँ, इसका जोखिम बढ़ा रहा है। आपको बता दें कि शरीर में होने वाले बदलाव की वजह से कई गंभीर रोग हो सकते हैं। जब डॉक्टर्स की माने तो कैंसर जैसे घातक रोग होने के पीछे कई कारण जिम्मेदार होते हैं। इनमें हमारी लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई आदतों को भी शामिल किया गया है। जहाँ बीते दिनों कुछ हुई स्टडी में यानी कि रिसर्च से इस बात का पता चला है कि प्रदूषण, प्लास्टिक और ब्यूटी प्रोडक्ट्स लोगों को कैंसर का खतरा बढ़ा सकते हैं। जब रोजाना प्लास्टिक की बोतल में पानी पीने या फिर गर्म खाने के लिए इस्तेमाल करने वाले डिस्पोजल से कैंसर का जोखिम बढ़ सकता है। इसके अलावा धूम्रपान और फिर युवाओं के द्वारा हुक्का आदि का उपयोग करने से कई तरह के कैंसर होने की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की रिपोर्ट्स के अनुसार 2020 की तुलना में 2025 में कैंसर के मामले में 12.8% की वृद्धि होने का अनुमान है। लोगों को कैंसर के प्रति जागरूक करने के लिए हर साल 4 नवंबर को कैंसर दिवस मनाया जाता है। वहीं पर एक्शन कैंसर अस्पताल के मेडिकल ऑन्कोलॉजी सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर JB शर्मा के मुताबिक घरों में इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक की पानी की बोतल, प्लास्टिक की पॉलिथीन में पैक गर्म चाय और गर्म खाना खतरनाक हो सकता है। जैसे इस गर्म खाने और फिर पीने में पानी में माइक्रो प्लास्टिक मिल सकते हैं जो शरीर में पहुँच करके कैंसर का कारण बन सकता है। इसके अलावा यदि प्लास्टिक के बर्तन में ओवन में खाना गर्म किया जाए तो फिर इससे एंडोक्राइन डिस्ट्रिक्टिंग केमिकल निकलता है। ये खाने के साथ मिलकर के शरीर के अंदर चला जाता है और फिर कैंसर का बड़ा कारण बन जाता है। इसके अलावा नॉन स्टिक बर्तन, व्हाइट कलर की मेयोनीज और फिर प्रोसेस्ड जंक फूड भी कैंसर के जोखिम को बढ़ा सकते हैं। आपको बता दें कि हमारे देश में कैंसर का जोखिम लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे बचने के लिए लोगों को लाइफ स्टाइल में आवश्यक बदलाव करने होंगे, जैसे साथ ही रोजाना योग और फिर एक्सरसाइज को लाइफ स्टाइल का हिस्सा
दोस्तों, बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसी गारंटी खूब चर्चा बटोर रही है। ये गारंटी एक चीज के लिए नहीं बल्कि दो चीज के लिए है। सीनियर IAS अधिकारी के पाठक की पहली गारंटी ये है कि तीसरे चरण में 71,000 और चौथे चरण में 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति होगी। जब वहीं दूसरी गारंटी ये है कि बिहार में अप्रैल माह से स्कूल में कोई बच्चा जमीन पर बैठ करके पढ़ाई नहीं करेगा, यानी कि स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की ओर से कहा गया है कि इस साल मार्च से अगस्त तक करीब 1,71,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी, जहां ये नियुक्ति तीसरे और चौथे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा के जरिए की जाएगी। तीसरे चरण की परीक्षा मार्च महीने में ली जाएगी। बताया जा रहा है कि तीसरे चरण में 71,000 खाली पड़े पदों पर वैकेंसी निकाली जा सकती है। जब बिहार लोक सेवा आयोग इसकी तैयारी कर रही है, जब फरवरी के अंतिम सप्ताह में वैकेंसी की घोषणा हो सकती है। आपको बता दें कि अब तक पहले और दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा के जरिए नियुक्ति की गई है। इधर किशनगंज में 9 चयनित शिक्षकों से अपर मुख्य सचिव के पाठक ने कहा कि स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है। जब बिहार सरकार ने इसके लिए 1000 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं, जब 900 करोड़ रुपए स्कूलों में बेंच और फिर डेस्क के लिए स्वीकृत किए गए हैं। जब 1 अप्रैल से कोई भी बच्चा जमीन पर बैठ करके अपनी कक्षा में पढ़ाई नहीं करेगा। जब के पाठक की ये घोषणा खूब सुर्खियां बटोर रहा है। जहां अब तक बिहार के कई सरकारी स्कूल में बेंच डेस्क का अभाव है, जब इस कारण बच्चों को कक्षा में जमीन पर बैठ करके पढ़ाई करनी पड़ती है। दोस्तों, बिहार की बदली हुई राजनीति के बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की है। जहां अखिलेश सिंह ने राबड़ी आवास पहुंच करके लालू यादव से मुलाकात। जेडीयू के महागठबंधन से बाहर निकलने और फिर बिहार में राज्यसभा की 6 सीट के लिए होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर की ये मुलाकात अहम मानी जा रही है। जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार के नेताओं के साथ बैठक करने वाले हैं। इस बैठक से पहले बिहार प्रदेश अध्यक्ष ने लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की है। आपको बता दें कि जिन 6 सीटों पर राज्यसभा का चुनाव बिहार में होना है, उनमें कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह की सीट है। जब विधायकों की संख्या के आधार पर महागठबंधन को 6 में से 3 सीट मिलना तय है। इस बार CPI माले भी राज्यसभा सीट पर दावा कर रही है, जबकि कांग्रेस का पहले से ही दावा रहा है। जब आरजेडी का पहले से ही दोनों सीटों पर कब्जा रहा है। ऐसे में आज अखिलेश सिंह का आरजेडी नेताओं से मिलना काफी अहम माना जा रहा है। दोस्तों, बिहार में नीतीश कुमार के पाला बदलने के बाद अब एनडीए की सरकार है, जहां नीतीश कुमार फिर से सीएम बन गए हैं और फिर भाजपा के सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा डिप्टी सीएम हैं। लेकिन कैबिनेट के विस्तार में देरी हो रही है। जब इस बीच जीतन राम मांझी ने दावा ठोकते हुए कहा कि उनकी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी को 2 मंत्री पद मिलने चाहिए। जब जीतन राम मांझी ने कहा कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 2 मंत्री पद मिलना चाहिए, ये सामंजस्य के लिए भी जरूरी है। जीतन राम मांझी ने कहा कि मेरी पार्टी से अनिल कुमार सिंह को भी मंत्री बनाया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे महागठबंधन की तरफ से सीएम का ऑफर मिला था, लेकिन मैंने उसे ठुकरा दिया। जीतन राम मांझी ने कहा कि जब मैं महागठबंधन से सीएम का पद ठुकरा चुका हूं, तो फिर 2 मंत्री पद ना मिल पाना हमारे साथ अन्याय होगा। जीतन राम मांझी ने कहा कि मैंने अपनी बात अमित शाह, नीतीश कुमार और नित्यानंद राय सहित अन्य नेताओं से रखी है। जहां उन्होंने कहा कि जीतन राम मांझी को पैसा और पद से नहीं तोला जा सकता है, इसलिए मैं एनडीए के साथ हूं। जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार ने करीब 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री भी बनाया था। इसके बाद वे पद पर बने रहने के पर अड़े थे और उन्हें पद से हटाना भी भारी पड़ गया था। जी हां, सीएम पद छोड़ने के बाद जीतन राम मांझी ने अपनी नई पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का गठन कर लिया था। दरअसल नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्रियों के साथ ही जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन भी मंत्री बने हैं। लेकिन मांझी अब एक और पद चाहते हैं। जब माना जा रहा है कि जीतन राम मांझी लोकसभा सीटों के बंटवारे में 2 का दावा कर सकते हैं। अब तक चर्चा है कि राज्य से ज़्यादा से ज़्यादा 1 सीट ही उन्हें दी जा सकती है। गौरतलब है कि बिहार विधानसभा में जीतन राम मांझी की पार्टी के 4 विधायक हैं, जहां वे लंबे समय से भाजपा के साथ बने हुए हैं। और पिछले दिनों तो उनकी विधानसभा में नीतीश कुमार से बहस भी हो गई थी। इस दौरान नीतीश कुमार ने उन पर हमला बोल दिया था और जीतन राम मांझी ने उन पर हमला बोलते हुए कहा था कि दलित हूँ, इसलिए मेरा अपमान हो रहा है। दोस्तों, बिहार विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी का भविष्य 10 फरवरी को पेश हो रहे हैं, जहां और सरकार के विश्वास मत के प्रस्ताव के परिणाम पर निर्भर हो गया है। आरजेडी विश्वास मत के दौरान सरकार को परास्त करने की तैयारी में है। सरकार विश्वास मत जीत जाती है तो विधानसभा अध्यक्ष उसी दिन पद त्याग देंगे। इधर की तैयारी यह है कि विश्वास मत के समय उनके समर्थक विधायकों की संख्या बढ़े ना बढ़े, विरोध में पड़े वोटों की संख्या कुछ कम जरूर हो जाए। यह तैयारी दोनों तरफ से है। महागठबंधन एवं एनडीए के संकटमोचक प्रतिद्वंदी दलों के विधायकों से संपर्क कर रहे हैं। सीधा गणित यह है कि सरकार के पक्ष में 128 विधायक हैं। 243 सदस्यीय विधानसभा में
साधारण बहुमत के लिए 122 विधायकों का समर्थन चाहिए। जहां राजग के पास साधारण बहुमत से 6 अधिक विधायक हैं। यह सूत्रों ने बताया है कि सरकार के पक्ष में विश्वास मत का प्रस्ताव पारित होने के तुरंत बाद विधानसभा अध्यक्ष अपने पद से त्याग पत्र देंगे। या सदन की कार्यवाही का संचालन उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी करेंगे, या फिर नए अध्यक्ष के चयन के लिए राज्यपाल की मंजूरी की अधिसूचना जारी करेगी, या जरूरत पड़ने पर बजट सत्र में ही नए अध्यक्ष का चयन हो जाएगा। ये अभी तय नहीं हुआ है कि अभी विधानसभा अध्यक्ष का पद भाजपा जदयू में से किस दल को मिलेगा। दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए एक विशेष समिति का गठन करने की घोषणा की है। यह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि पिछले साल सरकार ने 157 नए मेडिकल कॉलेजों की घोषणा की गई है, जिनमें महाराष्ट्र में 2, हिमाचल में 3 और उत्तर प्रदेश में 27 मेडिकल कॉलेज शामिल है। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने का ये पायलट प्रोजेक्ट है, जिसके आधार पर अब देश के सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज शुरू किए जाएंगे। सूत्रों ने बताया है कि इस समिति में कुल 12 सदस्य होंगे, जिनमें 6 रिटायर्ड विशेषज्ञ शामिल है। जहां इस समिति का गठन आगामी लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग मिलकर के करेगा। यह इतना ही नहीं, समिति के पास एक जिला एक अस्पताल को लेकर भी अपनी सिफारिश देने की जिम्मेदारी है, क्योंकि अभी देश में 17 ऐसे राज्य हैं जहां हर जिले में एक जिला अस्पताल नहीं है। दोस्तों, बिहार में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। अब विश्वास मत की बारी है। चूंकि विधानसभा में सत्ताधारी एनडीए और विपक्षी महागठबंधन के बीच संख्या बल का अंतर मामूली है। ऐसे में सभी पार्टी के लिए अपने विधायकों को एकजुट रखने की चुनौती है। कांग्रेस के लिए ये चुनौती कुछ अधिक है, क्योंकि वहाँ कई चंचल चित्त वाले भी हैं। हालांकि उन्हें राहुल गांधी समझा बुझा चुके हैं और फिर अब कांग्रेस मान रही है कि वे कूद फांद नहीं करेंगे। जहाँ महागठबंधन को छोड़ करके नीतीश कुमार भाजपा के सहयोग से 28 जनवरी को ही अपने नई सरकार का गठन कर चुके हैं। जहां विश्वास मत के लिए पहले 5 फरवरी की तारीख थी, जो एक सप्ताह आगे बढ़ा दी गई है। जहां अब 12 फरवरी को विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत होगा। इसका कारण जनवरी के पहले सप्ताह में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ और लगड़ की व्यवस्था बताई जा रही है, जबकि राजनीतिक गलियारों में जोड़ तोड़ के प्रयास की चर्चा है। जहाँ कांग्रेस भी इसे खतरे की घड़ी मान रही है। जहाँ 6 साल पहले वे भुगत भी चुके हैं। जहाँ तब 3 विधान पार्षदों को लेकर के पार्टी की तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी जदयू के साथ हो लिए थे। जहाँ अशोक चौधरी खुद भी विधान पार्षद थे, जब मंत्री पद के रूप में उन्हें उसका उचित प्रतिनिधित्व भी मिला। कांग्रेस के विधायकों पर इस बार भी डोरे डाले जा रहे हैं। कुछ लोगों का मन डवाडोल भी हो रहा है। जब उनकी भनक राहुल गांधी तक पहुंची है। जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर राहुल पहुंचे और राहुल गांधी ने किशनगंज में दोपहर विश्राम के बीच सभी विधायकों को बुला करके समझाया और फिर आश्वस्त हुए कि वे सभी कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं। सत्ता के साथ बिहार का राजनीतिक समीकरण भी बदल चुका है। ऐसे में कांग्रेस अब नए समीकरण के हिसाब से अपनी चुनावी रणनीति बना रही है। दोस्तों, बिहार में हाल के बड़े सियासी घटनाक्रमों के बाद शुक्रवार को जदयू सांसद राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर देते हुए खुद ललन सिंह ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से उनके कार्यालय में शिष्टाचार मुलाकात हुई। ललन सिंह की पीएम नरेंद्र मोदी से हुई ये मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। सूत्रों ने बताया है कि ये मुलाकात बहुत ही छोटी थी, लेकिन दोनों नेता मुस्कुराते हुए नजर आए। दरअसल नीतीश कुमार ने एक बार फिर से एनडीए में एंट्री ली है और इसके बाद से कई नए समीकरण बन गए हैं। ललन सिंह बाकायदा समय लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए पहुंचे थे। जब बताया जा रहा है कि ये मुलाकात संसद में हुई है। ललन सिंह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय चैम्बर में मुलाकात का समय दिया गया था। वर्तमान में ललन सिंह लोकसभा में जेडीयू के संसदीय दल के नेता हैं। ललन सिंह कुछ दिन पहले तक भाजपा को लेकर के तीखे बयान दिया करते थे और 2021 में मोदी कैबिनेट विस्तार के बाद तो उन्होंने सख्त तेवर दिखाए थे। लेकिन जब नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ सरकार बनाने के संकेत दिए तो फिर ललन सिंह ने चुप्पी साध दी थी और उन्होंने कोई बयान तक नहीं दिया था। जब संसद के सत्र के दौरान उन्होंने जब बयान दिया तो फिर राहुल गांधी पर हमलावर हुए थे। अब जब बिहार में नीतीश कुमार ने एनडीए में आकर के सरकार बनाई है तो फिर ललन सिंह ने भी अपने सुर बदल लिए हैं। दोस्तों, सर्दी में पड़े पाले ने सब्जियों को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। जब सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं। जब लहसुन 550 से 600 रुपए किलो और फिर परवल 200 रुपए किलो तक पहुंच गया है। जहाँ तोरई, शिमला मिर्च, दरहरी, भिंडी, अदरक 100 रुपए किलो के पार बिक रही है। जब महंगाई के कारण हरी सब्जियां अब खाने की नहीं रही है। जहाँ अधिक सर्दी के कारण मंडी में
सब्जियां बहुत कम पहुंच रही है। कई सब्जियां बाहर से जिले में पहुंच रही है, इसलिए इन सब्जियों के दाम अधिक बढ़े हुए हैं। थोक सब्जी विक्रेता ने बताया है कि इस समय जिले में उत्पादित सब्जियों पाले ने खत्म कर दी है, इसलिए बाहरी मंडियों से पाली हाउस वाली सब्जियां आ रही है, इसलिए सब्जियों के दाम कई गुना बढ़ गए हैं। सब्जी के फुटक्कर दुकानदार शिवम शाकी ने बताया है कि पिछले 20 दिन से सब्जियों के दाम बढ़े चल रहे हैं। दोस्तों खबर किशनगंज से सामने आई है। यहाँ पर किशनगंज में मशरूम और रेशम उत्पादन खेती का 15 दिवसीय प्रशिक्षण का शुभारंभ सीमा चौकी पैक टोला कैंप में मुख्य अतिथि काई खो अतिथि द्वारा कमान अधिकारी 12वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल द्वारा ज्योति प्रज्वलित करके किया गया है। यह प्रशिक्षण 2 फरवरी से 16 फरवरी तक चलेगा, जिसमें पैकटोला और फिर आसपास के सीमावर्ती क्षेत्रों के युवा किसान महिला भाग लेंगे। सिलीगुड़ी के वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के प्रशिक्षकों की टीम द्वारा ये प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस खास मौके पर मुख्य अतिथि महोदय कायखो अतिथि द्वितीय कमान अधिकारी द्वारा बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा तथा सीमावर्ती गांव क्षेत्रों में सुख शांति बनाए रखने के लिए सशस्त्र सीमा बल के साथ मिलकर के सबको सहयोग करना है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस ये था। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।